सर लंदन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 1780 इंग्लैंड में, हाँ। हाँ। और उसके बाद ये कहा जाता है कि जो अभी की जो दुनिया है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की दुनिया है। हाँ, तो क्या ओपिनियन है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, और साथ ही साथ में हिंदुस्तान में भी इस तरीके का कोई देखिए रेवोल्यूशन ऐसा देखा था जाता है? कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करीब फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में शुरू हुआ, इंग्लैंड में शुरू हुआ था, बाद में फैल गया और जगह। उसके पहले दुनिया भर में जो समाज होते थे दे वर फ्यूडल सोसाइटीज़। तो फ्यूडल सोसाइटी में जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इतने बैकवर्ड होते हैं कि हल से खेती हो रही है, ट्रैक्टर होते नहीं थे, तो इतने प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कि वेरी लिटिल वेल्थ कैन बी जनरेटेड बाय दोज बैकवर्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका मतलब, क्योंकि वेल्थ ही इतनी कम है तो थोड़े से लोग थे जो धनी हो सकते थे, रिच हो सकते थे, ये राजा, किंग या एरिस्टोक्रेट्स, जमींदार, यही लोग धनी हो सकते। बाकी 95% जनता को गरीब रहना पड़ता था, क्योंकि जब व्हेन द केक इज सो स्मॉल वेरी फ्यू पीपल कैन ईट इट। अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, नाउ सिचुएशन हैज़ बीन ड्रेस्टिकली चेंज्ड। अब बिल्कुल बदल गई सिचुएशन। अब मॉडर्न इंडस्ट्री इज सो पावरफुल एंड सो बिग that enough wealth can be generated to give a good life to everybody in the world। क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्री इतनी पावरफुल, इतनी बड़ी हो गई है कि अब किसी को गरीब रहने की आवश्यकता नहीं है। मगर ऐसी सिचुएशन आ जाने के बाद भी हकीकत यह है कि 75% दुनिया गरीब है, जबकि कोई अब ज़रूरी नहीं है रहना, क्योंकि अब मॉडर्न इंडस्ट्री आ गई है। क्यों है गरीब 75% दुनिया? देखिए यहाँ आपको बहुत केयरफुली सुनना पड़ेगा मुझे। देखिए ये दुनिया एक दुनिया नहीं है, ये दो दुनिया हैं। एक दुनिया है वर्ल्ड ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़, जिसमें आता है नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, कनाडा, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, अब चाइना भी आ गया है उसमें, इन द रैंक्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। और दूसरी दुनिया है रैंक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विच इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज, ये सब। और ज़्यादातर लोग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में रहते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें एक अनरिटन रूल है, सीक्रेट अनरिटन रूल, कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्री नहीं बनने देना है किसी। क्यों? अब देखिए इसका कारण सुनिए। देखिए कॉस्ट ऑफ लेबर इज अ बिग चंक ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसलिए जब कॉस्ट ऑफ लेबर कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो आप अपना माल सस्ते में बेच सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। जैसे मार्केट में कंपटीशन है, और एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को एलिमिनेट करता है बाय अंडर सेलिंग, नॉट विद बॉम्ब्स और गन्स बट बाय सेलिंग एट अ चीपर प्राइस। अब यही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए चाइना का। चाइना बहुत गरीब देश था, हिंदुस्तान से भी गरीब था। 1949 में जब उनकी रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था, उसके बाद जो चाइनीज लीडर्स ने बड़ा मैसिव इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट किया चाइना में। वो मैसिव इंडस्ट्रियल बेस coupled with the cheap labor available in China, that enables the Chinese to undersell the whole world in consumer goods। आप जाइए, मैं बहुत जाता हूँ अमेरिका, जो सुपर मार्केट्स हैं अमेरिका में पैक्ड विद चाइनीज गुड्स, क्योंकि चाइनीज गुड्स वही हाई क्वालिटी का जो अमेरिकन मैन्युफैक्चर बनाता है, मगर आधे दाम पे बिकता है। क्यों? क्योंकि चाइनीज लेबर सस्ता है, अमेरिकन लेबर बहुत महंगा है। कहने का मतलब जो देश में लेबर सस्ता है वो उसको एक एडवांटेज है ओवर कंट्रीज विच हैव एक्सपेंसिव लेबर, provided they set up a massive industrial base। तो अगर इंडियन लेबर इज इवन चीपर देन चाइनीज लेबर, अगर हम एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस बना दें जिसका हमें पूरी कैपेसिटी है, हमारे पास हज़ारों बड़े अच्छे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मगर अगर हम एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस बना दें हिंदुस्तान में, तो या वेस्टर्न इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकेंगी? वो कंपटीशन कैसे फेस कर सकें? क्योंकि हम तो उनसे आधे से भी कम दाम से वही हाई क्वालिटी माल बेचेंगे, तो उनका माल कौन खरीदेगा? उनकी फैक्ट्री सब बंद होने लगेंगी, बेरोजगारी, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो क्या वो ऐसा होने देंगे? कभी नहीं होने देंगे। तो कैसे रोकें? रोके इस तरीके से कि
लड़वाओ, हिंदू मुसलमान को लड़वाओ, कास्ट बेसिस पर लड़वाओ, यही पूरा खेल है। शक्तियां हैं वो डेवलप कंट्रीज, वो है जैसे कठपुतली का नाच अगर आप देखें, आप देखते हैं कठपुतलियां नाच रही हैं, मगर उसके पर्दे के पीछे जो जो पपेटियर है उसको आप नहीं देख सके। तो पपेटियर ये डेवलप कंट्रीज हैं, आप समझ पा रहे हैं। तो वो बैक करते हैं। अब जैसे तालिबान आ गई अफगानिस्तान, बिल्कुल उजड़ किस्म के लोग, तो मगर अमेरिका अंदर से खुश है कि उजड़ रहे, बैकवर्ड रहे। अभी वहाँ पे एक बहुत ग्रेट रूलर था किंग अमानुल्लाह, वो 1929 10 साल हुकूमत किया। वो मॉडर्नाइज करना चाहता था अफगानिस्तान को। उसका मेरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, मैंने जस्टिस काजू किंग अमानुल्लाह पे। वो मॉडर्नाइज करता था, मगर उसको अंग्रेज़ों ने, हाँ, मुल्ला उल्लाह उसके हेल्प लेके उसको बाहर फेंक दिया। तो कहने का मतलब दे आर हैप्पी, वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज आर हैप्पी इफ बैकवर्ड माइंडेड पीपल आर इन पावर, जो कंट्री को पिछड़ा रखें हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान। क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियलाइज हो जाएंगे तो फिर उनका माल कौन खरीदेगा। तो देखिए ये पूरा दुनिया में खेल यही चल रहा है। हमारी कैपेसिटी है, हम 20 साल में वी कैन बिकम लाइक अमेरिका। 20 साल से ज़्यादा नहीं लगता इंडस्ट्रियलाइज होने में। जापान 1868 में मेजर रेस्टोरेशन हुआ, उसके पहले जापान बड़ा पिछड़ा मुल्क था, सामंती मुल्क था। मगर जो मेजर रेस्टोरेशन के बाद जो रूलर्स आए पावर में, उन्होंने धड़ाधड़ मॉडर्न इंजीनियर बुलाए, साइंटिस्ट वेस्ट से बुलाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, ये वो। 20 साल में जापान बदल गया, बिल्कुल मॉडर्न इंडस्ट्रियल कंट्री बन गया। 20 साल लगते हैं देश को मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए। मगर अगर हम हो जाएंगे तो इनका क्या होगा, वेस्टर्नर्स का? इनका माल कौन खरीदेगा? पूरा खेल ये है। और इसी के तहत है पार्टीशन, जो पाकिस्तान बनाया गया। क्यों? क्योंकि लड़ते रहे हिंदू मुसलमान। पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है। पाकिस्तान क्या है? वहाँ पंजाब है, वहाँ सिंध है, बलूचिस्तान, ये सब मुग़लों के ज़माने से हम लोग एक थे। अभी भी है कि मेरे बहुत पाकिस्तानी दोस्त हैं, मैं उनसे स्काइप पे अक्सर बात करता हूँ। लगता ही नहीं कि जैसे कोई फॉरेनर से मैं बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तानी में जैसे आपसे बोल रहा हूँ, उनसे बोलता हूँ, वो बड़ा प्रेम से बात होती है। तो ये पाकिस्तान एक फर्जी मुल्क, कोई मुल्क नहीं है। इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इज बाउंड टू बी रीयूनाइटेड, जैसे वेस्ट और ईस्ट जर्मनी रीयूनाइट हुए थे।